अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने दोबारा दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आगे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आगे आएंगे, तो थोड़ा सा मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऑल एटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे कंटेन। जो भी एटम्स होते हैं उनकी पहचान उनके प्रोटॉन्स होते हैं जो उनके अंदर होते हैं, यानी जिस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, यानी उसकी पहचान प्रोटॉन्स से है। देयरफॉर नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसीलिए दुनिया में कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, क्योंकि उनकी पहचान ही यही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं और पहचान भी उसकी यही बनाई गई है। तो अगर दो एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स एक जितने होते तो उनकी पहचान कैसे हो सकती थी। तो इसलिए कोई भी ऐसा एलिमेंट दुनिया में नहीं है जिनके एटॉमिक नंबर्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी एक एटम के न्यूक्लियाई में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, ठीक है। द एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाएं मास नंबर पे। वो था एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर। इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है A के साथ। द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस किया जाता है, ठीक है। दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो मास नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियन नंबर। ये सवाल आ सकता है कि न्यूक्लियन नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड, तो कौन सा, या फिर एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ये ऑप्शंस आएंगे। तो न्यूक्लियन नंबर मास नंबर को कहा जाता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, द सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23। इट इंडिकेट्स दैट सोडियम एटम हैज़ 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो हम प्रोटॉन से काउंट करते हैं ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। और उसका मास नंबर 23 है। इट मीन्स 11 एटॉमिक नंबर तो हो गए, बाकी जो 12 बचे वो न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि मास नंबर में हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको सिंबल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास नंबर यानी A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z मीन्स प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद है आपका थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड इन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए जो थ्योरीज हुई, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यानी कोई एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया, रदरफोर्ड ने काफ़ी सारे किए। एंड प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर द एटम, और एटम के लिए एक नया मॉडल तश्कील दिया। रदरफोर्ड टुक अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है। थिन शीट एक पतली सी उन्होंने एक शीट ली सोने की, गोल्ड की। एंड बम्बार्डेड इट विथ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये एक सोर्स है, यहाँ से इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल तक पहुँचाए। ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लाइक पोलोनियम। दीज रेज वर स्कैटर्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द फॉयल। जब इस सोर्स से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से
ये अल्फ़ा रेज पास होकर गोल्ड फॉयल तक पहुँचे तो यहाँ से वो स्केटर्ड हो गए यानी फैल गए। ठीक है, स्केटर्ड यानी फैल गए। आफ्टर पासिंग थ्रू द फॉयल एंड एग्जामाइंड ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इस चीज़ को जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर देखा गया कि यहाँ से फिर वो स्केटर्ड हो गए। ठीक है, कैसे स्केटर्ड हो गए आगे देखें। ये आपकी गोल्ड फॉयल है। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से पास हुए तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो पास्ड अवे यानी गुजर गए, कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए थोड़ा सा कुछ एंगल पे मुड़े। ठीक है, कुछ उनकी एंगल बनी, और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हुए यानी बिल्कुल वापस रिटर्न हो गए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उसने किया कि यहाँ से जब वो रेज आई तो यहाँ से कुछ जो है वो बाउंस बैक यानी वापस चले गए, कुछ एंगल्स पे गए, और कुछ जो है वो बिल्कुल पास्ड हो गए, यहाँ से गुजर गए। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड। जो ज़्यादा तादाद थी पार्टिकल्स की वो अनडिफ्लेक्टेड रही यानी गुजर गई विदाउट डिफ्लेक्टिंग थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस्ड इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एक रोशनी पैदा करते हुए ये पास हो गए और वापस नहीं आए, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। बिल्कुल थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जिसमें डिफ्लेक्शन हुई यानी वो ऐसे आए तो थोड़ी सी एंगल पे मुड़े, थोड़ी सी एंगल पे वो इस तरीके से हुए। और लास्ट में बता रहा है कि अ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स 1 out of 8,000 रिट्रेस्ड देयर पाथ। और ऐसा समझें कि 8,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल वेंट बैक हो गया यानी कि वापस चला गया, जहाँ से आया था वैसा ही वापस चला गया। ये ऑब्जर्वेशंस हुई हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 parts, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका न्यूक्लियस होता है, दूसरा उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। Majority of the alpha particles passed straight line and unreflected shows that most volume occupied by atom is empty। यहाँ कहा कि most of the particles passed straight यानी कि काफ़ी ज़्यादा 80% या 90% पार्टिकल्स वहाँ से पास आउट हो गए और कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। इससे ये पता चला कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, एम्प्टी है। Alpha particles are positively charged and their deflection indicates that the center of atom has a positive charge which is named as nucleus। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ से चलाए तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे, और यहाँ तक जब पहुँच के वो डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज थी। पॉजिटिव चार्ज से जब टकराती है तो आपको पता है ना कि उनके अंदर जो है एक रिफ्लेक्शन उनके अंदर पैदा होती है। ठीक है, रेज डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट ईच अदर एंड देयर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन एक्टेड लाइक अ शील्ड। ठीक है, उनके अंदर जो डिफ्लेक्शन हुई है वो इसी वजह से हुई है कि जब 2 एक जैसी चार्जेस होती हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करती, वो क्या करती हैं आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, रिपेल करती हैं। तो इस वजह से इनके अंदर जो है ये शील्ड की तरह इसने काम किया और उनको डिफ्लेक्ट किया। ये बिल्कुल डेंसली जो है हिस्सा है एटम का। The mass is concentrated in the nucleus and the electrons are distributed outside। ये एक डेंसली हिस्सा है, कंसनट्रेटेड हिस्सा है जिसके अंदर मास है, बाकी जो है बाहर वाला हिस्सा उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। मैंने आपको शायद बताया थे शेल्स इसके
KLMN वगैरह, तो उसमें ये रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था इसकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। तो रदरफोर्ड की स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा बताई गई है। पोस्टुलेट्स यानी स्टेटमेंट्स, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड dense and very small nucleus containing protons and neutrons. The entire mass is concentrated in the nucleus of an atom. एटम का पूरा जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. The nucleus is surrounded by large empty space which is called extra nuclear part where probability of finding electron is maximum. बाकी जो हिस्सा है एटम का वो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. ठीक है, वो एम्प्टी हिस्सा होता है, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहा जाता है. द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स विद हाई स्पीड. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़ी स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पर, जैसे कि अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट्स या शेल्स. An atom is electrically neutral because it has equal number of protons and electrons. एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक जितने होते हैं, इसलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ओरिजिनल एटम. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो छोटा होता है और जो साइज़ है एटम का वो बड़ा होता है. अब कुछ डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, कुछ गलतियां हैं. ठीक है, वो क्या हैं? रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. एटम की स्टेबिलिटी को उसने डिफ़ाइन नहीं किया कि एटम का जो आखिरी शेल है उसके अंदर क्या पोजीशन है. ठीक है, वो स्टेबल है या नहीं है, तो इसको उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं दी. In Rutherford atomic model, the negatively charged electrons revolve around the nucleus and circular paths and emits energy continuously. Rutherford ने कहा कि मेरे एटॉमिक मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से घूम रहे हैं और एनर्जी भी एमिट कर रहे हैं. ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी जब वो कोई चीज़ एमिट करती है तो वो यानी एनर्जी उससे निकल रही है ना, निकलते निकलते आखिर लॉस ऑफ एनर्जी होगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में जाके वो गिर जाएंगे. जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे. इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स ऑफ एलिमेंट. और इसने जो स्पेक्ट्रम बताया है वो भी लाइन स्पेक्ट्रम बताया है. हालांकि होना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम बताता है. ठीक है, और स्पेक्ट्रम की माना यहाँ पे आपको बताई गई है, यहाँ नहीं बताई गई, यहाँ बताई गई है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है. अ बीम ऑफ लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. It splits into several colors. This phenomena is called dispersion and band of colors is called spectrum. कह रहे हैं कि एक प्रिज्म आप उठाएं, वहाँ से आप लाइट पास करें तो जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जाएगी. ठीक है, और बैंड ऑफ कलर्स बनेगा. जो बैंड ऑफ कलर्स बनेगा उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है. विच इज़ क्लासिफाइड, और उसके दो पार्ट्स बताए गए, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो एमिशन स्पेक्ट्रा के दो टाइप्स हैं, एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम. ये थे इसके डिफेक्ट्स.